जैसे यहाँ का सेवाओं का जो कार्यक्रम रहता है इंडिया में और यूएस में जो सेवाएं चलती हैं, उसके बीच में क्या अंतर है वो बताइए। वैसे तो ज्ञान तो सेम ही है, लेकिन इंडिया में हम खुले दिल से ओपनली सब कुछ बताते हैं जी। और किसी चीज़ का हमें डर नहीं होता है, किसी चीज़ के लिए हम सोचते नहीं हैं ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यूएस में ये बातों का ध्यान रखा जाता है कि हमें क्या नहीं बोलना है विशेष, क्योंकि उनको पता ही नहीं है रावण कौन है, तो हम एक्सप्लेन नहीं करते रावण कौन है फॉर एग्जांपल। उनको पता ही नहीं है कि देवियाँ होती है, श्री कृष्ण होते हैं या ब्रह्मा विष्णु शंकर है, तो हम उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते जी। तो उस एस्पेक्ट में थोड़ा डिफरेंस है जी। लेकिन जब हम एग्जाम्पल्स भी देते हैं तो कभी कभी थोड़ा साइंटिफिकली या लॉजिकल एग्जाम्पल्स देते जो उनको समझ में आए जी। और तीसरा जो मैंने अनुभव किया डिफरेंस वो ये है कि हम इनफ टाइम लेते हैं मेडिटेशन प्रैक्टिस या अभ्यास उसको कैसे करना है, कोर्स कैसे करना है। तो यहाँ जो 7 दिन में होता है वो कभी कभी हम उसके लिए 1 महीना 2 महीना भी ले लेते हैं जी। तो उनके लिए स्लो स्टेप बाय स्टेप ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पर आपको बोलते हैं योग में बैठो और बैठ जाते हैं जी। लेकिन कैसे करना है वो तो बहुत टाइम के बाद अपने आप सीखते हैं, राइट जी। लेकिन वहाँ हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे करना है। तो वो डिफरेंस है। बाकी एग्जीबिशंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग ओकेजन्स पर, विंग्स की सेवाएं होती है तो वो सब से भी चलता है। ओके, बहुत अच्छा दीदी। तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि चारों ओर बहुत ही हलचल का माहौल है, चाहे वो प्रकृति से हो या फिर मानसिक तौर पर भी जो बीमारियां हैं, बहुत जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे समय में अध्यात्म को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स दें। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब विशेष वाइब्रेशंस का खेल है, मैं ऐसे समझती हूँ और थॉट्स की इसमें भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो अगर कहीं पर बहुत हलचल हो रही है या प्रकृति का कहो या अंदर खुद के मन का कहो, उसमें अगर हम उनको बस थोड़ा सा थॉट्स के बारे में सिखा दे या वाइब्रेशंस के बारे में बता दे, या वो नहीं कर सकते तो उनकी फैमिली मेम्बर्स को बता दे, तो उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है और बहुत इजीली वो लोग कर सकते हैं। तो वाइब्रेशंस की जो बात है वो तो चाहे आप एक स्थान पर बैठे हैं और दूर के स्थान तक भी उसका प्रभाव पड़ता है जी, बिल्कुल। तो बस अगर उनको आप 4-5, हम लोग वहाँ पर अफर्मेशंस बोलते हैं, यहाँ पर हम थॉट पावर यूज़ करते हैं ज़्यादा वर्ड, लेकिन बात तो सेम ही है कि हमें वो पॉजिटिव संकल्प करने हैं, अफर्मेटिव संकल्प करने हैं जिससे कि वैसे तरंगे वातावरण में फैले और उसका प्रभाव और आत्माओं पर पड़े। तो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का रोल सबसे ज़्यादा माइंड की एनर्जी को जितना हम टैप इन करते हैं पॉजिटिवली, उतना उसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। जी। तो आपने बहुत अच्छी बात शेयर करी एफर्मेशंस के बारे में। आपका कोई फेवरेट एफर्मेशन, कुछ प्रोसेस, कोई स्वमान जिसका आप रेगुलरली बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं? मेरा 1-2 है। एक तो कि मैं शुभता का प्रतीक हूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ सब कुछ शुभ हो रहा है। और दूसरा कि हर बात में मेरा कल्याण हो रहा है और हर आत्मा का कल्याण हो रहा है। किसी बात में कभी भी मेरा कभी अकल्याण नहीं हो सकता है। तो ये 2 बातें मैं प्रैक्टिस करती हूँ। जी, ये तो मुझे लगता है कि हम सभी के लिए एक जीवन मंत्र हो सकता है कि इस जीवन में सब कुछ कल्याणकारी है, क्योंकि भगवान तो सदा हमारे साथ है। तो दीदी जी, आप स्कॉलर रहे, आपने काफ़ी लंबी पढ़ाई करी, तो आजकल मोबाइल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए। तो उसके लिए आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे, कैसे उसको डील करें? क्योंकि वही मोबाइल है जो कभी पढ़ाई के काम आता है, लेकिन वो कई और डिस्ट्रैक्शंस और कहाँ बुद्धि को ले जाता है। तो उसको कैसे हैंडल करना है? तो एक चीज़ जो मैं करती हूँ वो ये कि मैं नोटिफिकेशंस नहीं लगाती हूँ जी।
और पर मेरा फ़ोन मेरे साथ होता है, तो मुझे कभी कोई मिस भी नहीं होती है चीज़, मैं रिप्लाई भी तुरंत करती हूँ या रिस्पॉन्ड तुरंत करती हूँ। लेकिन मान लीजिए कल मुझे किसी जगह जाकर कुछ बोलना है, कुछ मेरा लेक्चर है या इनसाइट सेशन है या वर्कशॉप है और मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ और मैंने अपने आप को कहा कि मेरे पास ये 2 घंटे है, तो वो 2 घंटे फिर मैं फ़ोन को देखती नहीं हूँ। तो मैंने वो प्रैक्टिस रखा है कि मैं अगर मेरा ये टाइम मेरी स्टडी के लिए है तो फिर वो सिर्फ मेरी स्टडी के लिए है। या जैसे अमृत वेला योग होता है या शाम का योग होता है, तो वो 45 मिनट्स मेरा भगवान के साथ मेरा टाइम है, तो उस टाइम में फिर मैं मोबाइल साथ नहीं रखती हूँ। तो देयर आर पर्टिकुलर टाइमिंग्स जब मैं अपने आप को कहती हूँ कि इसमें मोबाइल की ज़रूरत नहीं है और मैं उसको साथ नहीं रखती हूँ। या जैसे मैं किचन में अगर खाना बना रही हूँ तो उस समय में मैं मोबाइल साथ नहीं रखती हूँ। और अगर मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो लोगों को पता है कि इधर वो मेडिटेशन में है या वो क्लास में है या वो खाना बना रही है। तो ये 3 समय ऐसे हैं जहाँ मैं कम्प्लीटली उसको देखती नहीं हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी ऐसा कर सकते हैं जब वो अपना पढ़ाई का समय ले सकते हैं या जब वो पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हैं, जब उनको वो ही करना है तो उस समय में वो मोबाइल ना यूज़ करें और फिर बाकी समय यूज़ कर सकते हैं। जी, तो एक टाइम टेबल सेट हम सभी कर सकते हैं कि किस समय हमको मोबाइल की ज़रूरत है और तो उसको उस अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि आप खाना बनाते समय, भोग बनाते समय विशेष मोबाइल को दूर रखते हैं और आपकी धारणा में है कि आप रोज़ बाबा को जब आप अकेले रहते थे तो भी भोग लगाकर खाते थे। तो जब हम खाना बना रहे हैं या कोई भी हैं जो अपने परिवार वालों के लिए भोजन बना रहे हैं, तो उस समय क्या संकल्प हमारे होने चाहिए? ऐसे तो बहुत सारे अच्छे संकल्प आप क्रिएट कर सकते हैं जी। लेकिन विशेष जैसे आज ही मैंने लंच बनाया अपनी फैमिली के लिए और मैं हिला ही जा रही थी तो मेरी लौकिक मदर कहती है इतना क्यों हिला रही है? तो मैं कह रही थी कि मैं हिलाऊंगी तो मेरा हाथ हिलेगा तो मेरा ध्यान मेरे हाथ पे जाएगा, तो अपने आप मेरे संकल्प वैसे होंगे कि जिसको भी ये भोजन मिल रहा है उसके अंदर यही प्योर वाइब्रेशंस आ जाए कि वो उनकी बुद्धि का ताला सदा खुला रहे, उनकी बाबा से लगन और बढ़ जाए, उनकी प्रीत बढ़ जाए या उनकी बुद्धि हमेशा सही निर्णय ले, या उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ऐसे कोई अच्छे संकल्प आप क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि यू आर व्हाट यू ईट आजकल इसके ऊपर बहुत चर्चा चलती है। तो लेकिन कैसे हम भोजन बनाते हैं तो उसमें भी जो वाइब्रेशंस पड़ते हैं उसका बहुत हमारे ऊपर असर होता है, इसीलिए हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। जी, एब्सोल्युटली, क्योंकि दुनिया वालों को जो शायद अभी पता चला है लेकिन ईश्वर ने तो हमको बहुत पहले से बताया है कि जैसा अन्न है वैसा मन है। तो ये तो हुई भोजन की बात। इसके अलावा आपके जो दिनचर्या में ऐसा कुछ विशेष है जो कि आपको सारा दिन शांति का अनुभव कराए, ऐसी कोई विशेष अभ्यास जो आप करते हो? कभी अगर कोई बात से डिस्टर्ब होता है या कोई सीन देखते हैं और उससे कुछ अगर लगता है ऐसे नहीं होना चाहिए तो उस समय इमीडिएटली शुभ भावना का प्रैक्टिस करते हैं। जी, शुभ भावना देने का। और दूसरा प्रैक्टिस ये आजकल स्टार्ट किया है कि उसका पार्ट है, ये बस एक ही वर्ड एक ही लाइन अपने आप को याद दिलाते हैं जी, सामने वाली आत्मा का कि उसका पार्ट है ये और दैट्स इट, फिर मन शांत हो जाता है और स्थिति ठीक रहती है जी। तो हलचल में नहीं आता है कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। जी, मुझे लगता है ये बहुत ही प्रैक्टिकल अभ्यास है जो हम सभी को ज़रूर ही करना चाहिए। तो दीदी, आपने बताया कि आप बचपन से ही ज्ञान में थे और 10th क्लास के बाद ही आपके मन में तीव्र इच्छा थी कि आप समर्पित रूप से सेवाएं दें। तो दीदी, वो पहला कौन सा अनुभव था जब आपको लगा कि मुझसे भी बड़ा कोई है, मुझसे भी ऊपर कोई है? वो डीप कनेक्शन फील हुआ आपको पहली बार, वो बताएं। 10th ग्रेड में जब हम थे तो हमारी स्कूल की ही फ्रेंड जी ब्रह्मा कुमारीज में जाती थी जी। तो एक दिन उसने मुझे ऐसे ही पूछा कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, और क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे तो मैं किसी एक का नाम ले नहीं पाई उस समय जी। तो मेरे मुंह से कुछ निकला नहीं जी।
और क्योंकि कुछ निकला नहीं तो उसने अज्यूम किया कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं, विच इज़ ट्रू इन अ सेंस। उस समय शायद मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स थे। तो उसने ऐसे ही कहा कि व्हाई डोंट यू मेक गॉड योर बेस्ट फ्रेंड। ओके। तो मुझे ये बात थोड़ी अजीब सी भी लगी, क्योंकि हम लोग परमात्मा को वी पुट हिम ऑन हायर पेडेस्टल और हम अपने आप को लोअर पेडेस्टल पर डालते हैं, उसको ऊंचा मानते हैं, अपने आप को थोड़ा नीचा देखते हैं। तो ऐसा लगा कि ऐसे कैसे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। लेकिन इन रिट्रोस्पेक्ट जब मैं सोचती हूँ तो इवन भक्ति में मैंने परमात्मा के साथ फ्रेंडशिप का ही रिलेशन सबसे ज़्यादा अनुभव किया है जी। क्योंकि मैं उनसे बहुत बातें करती थी। और तब फिर जब कोर्स किया तो उसमें मुझे बहुत सारे अनक्वेश्चन्ड क्वेश्चंस के आंसर्स मिले। और हर बात मुझे बहुत लॉजिकल लगी, क्योंकि मैं थोड़ी इंटेलेक्चुअल भी थी, तो मुझे वो बात का अगर लॉजिक नहीं होगा तो वो मुझे जचती नहीं थी बात जी। तो इसलिए जब मुझे लगा कि लॉजिकल है, उन्होंने जब कहा कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है या आत्मा की क्वालिटीज़ के बारे में बताया, तो वो बातें मुझे ठीक लगी। और कुछ बातें मुझे ठीक नहीं लगी जी। कि चक्र जैसे 5000 साल का है और आप देवी बनोगे एक दिन, ये बातें मुझे अटपटी सी लगी। लेकिन आई थॉट कि लेट अस पुट इट ऑन द बैक बर्नर, और जब उसका टाइम आएगा जो मुझे अभी बेनिफिट हो रहा है मैं वो तो ले लूँ। यू नो, ऐसे सोच के मैंने स्टार्ट किया जर्नी। लेकिन जो मेरा टर्निंग पॉइंट था वो जब मैं माउंट आबू मधुबन में गई, 6 मास में ज्ञान में थी जी। और उस समय बिकॉज ऑफ बीइंग अ कुमारी आई वाज अलाउड कि आप जा सकते हो। और मधुबन में मुझे पहली बार बाप दादा के मिलन में ये अनुभव हुआ कि जो मेरा अपना है कोई, वो मुझसे दूर जा रहा है जी। और उस समय फिर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस। ओके। और उसके बाद फिर नो टर्निंग बैक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये जो दोस्त का या मित्रता का जो संबंध आपने ईश्वर से जोड़ा है, क्या वो आपका अभी भी उसी संबंध से याद करते हैं? यस यस, आई मीन मैंने सब एक्सपीरियंस की, मैं करती हूँ एफर्ट, उसको फादर के रूप में भी देखती हूँ, सखा यू नो उसको मदर के रूप में भी देखती हूँ, या टीचर है, गाइड है, या साजन है। लेकिन हाँ, मेरा फ्रेंडशिप का रिलेशन ज़्यादा अच्छा है। और मुझे लौकिक में भी सबसे ज़्यादा रिलेशन फ्रेंडशिप का ही पसंद है। कोई मेरे से सुपीरियर है, इनफीरियर, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। इक्वल्स के साथ रहना मुझे पसंद है। तो वो रिलेशन मेरा अभी भी कायम है। अच्छा, तो ये जो खुदा दोस्त है आपका, ये दुनिया के दोस्तों से कैसे अलग है? इसका कोई अपना मोटिव नहीं है, और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। उसको सिर्फ ये गुडविल है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। उसके हार्ट में मेरे लिए 100% ये गुडविश है कि मैं आगे बढ़ूँ। ये सबसे बड़ी विशेषता है। और वो मेरे सीक्रेट्स अपने तक ही रखता है जी, ये उसकी दूसरी विशेषता है। और मेरे और उसके बीच में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, ये तीसरी विशेषता मुझे लगती है जी। इस रिलेशनशिप में जो मैं गॉड एज फ्रेंड और लौकिक रीति से जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अनुभव करती हूँ। लौकिक रीति से जो फ्रेंड्स होते हैं, ऑफ कोर्स आइडल फ्रेंड्स शायद ही ऐसा करेंगे, लेकिन फिर भी आजकल फ्रेंड्स में भी थोड़ी जेलसी या थोड़ा सेल्फिशनेस या थोड़ा मैंपन आता है, लेकिन इनके साथ ये सब कुछ नहीं होता है। और किसी बात का डर नहीं लगता कि मैं उनको ऐसे बोलूँगी तो उनको बुरा लगेगा, या उनको ऐसे नहीं बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा जी। तो मुझे हेजिटेशन नहीं है किसी बात की जी। तो इसीलिए ये रिलेशनशिप मुझे बहुत पसंद है जी, जी। मैं भी बिल्कुल अग्री करती हूँ कि दुनिया में तो कभी ना कभी जेलसी आ ही जाती है, लेकिन ये एक ऐसा दोस्त है जिसके पास कोई जजमेंट नहीं है हमारे लिए। हम जैसे हैं वैसे वो हमको एक्सेप्ट करते हैं। तो दीदी, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन तो भी उनको लगता है कि अगर इस मार्ग पर जाएंगे तो कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, हमको शायद ये छोड़ना पड़ेगा, ये ऐसा करना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि राजयोगा, सहज राजयोगा इज़ फॉर एवरीवन। तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए, कैसे ये राजयोगा है, ये हर किसी के लिए है, और यहाँ पर माना सहज तरीके से कैसे हम इसको जीवन में ढाल सकते हैं? या वेरी नाइस क्वेश्चन। कुछ भी करना नहीं पड़ता है, कुछ भी फोर्सफुल नहीं है।
अगर आप मुझे पहले दिन कहते कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो मैं शायद कभी इस रास्ते पर चलती ही नहीं। लेकिन मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा। मैं बहुत भक्ति करती थी, शिव की बहुत, जैसे मैंने भक्ति की है। अगर मेरी टीचर ने मुझे कहा था कि तुम्हें शिव की भक्ति नहीं करनी आज से, तो शायद ही मैं इस रास्ते पर चल पाती। मुझे खुद को कभी भी किसी ने फोर्स नहीं किया है, और मुझे ये बात पता है कि यहाँ पर कभी कोई किसी को फोर्स नहीं करता है। ये पर्सनल चॉइस होती है। आपको उसका सिग्निफिकेंस बताया जाता है, आपको उसकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है, और आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा जाता है। भक्ति में इनफैक्ट आपको करने के लिए बोलते हैं, बिलीव करो और फिर उसको पुट इनटू द एक्शन। लेकिन यहाँ पर आपको कहते हैं बिलीव करो, पर एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपीरियंस करो, और फिर आप उससे सीख सकते हैं। हाँ, तो ये जो बीच में एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस की बात आती है, ये ज्ञान मार्ग की बात है जी। तो हमें यहाँ ये बिल्कुल जैसे साइंस में होता है, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं, मीन्स ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हुआ, और फिर रिजल्ट आता है या कंक्लूजन निकलता है जी। तो हम भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो हमारा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, वही हमारा सबसे बड़ा प्रूफ होता है, एविडेंस होता है हमारे लिए जी। और उसी के बेसिस पर फिर हम कंक्लूजन करते हैं जी। तो अगर जो सुन रहे हैं, अगर वो ये बात को समझ जाए कि आपको पूरी फ्रीडम है, पूरी चॉइस दी जाती है जी। तो नथिंग इज़ लाइक कि करना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है या डिफ़िकल्ट है। जब आप प्राप्ति को अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं, तो आपको लगता है मुझे ये एक्सपीरियंस और चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस और चाहिए जी। और अपने आप फिर जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो जैसे छूटती जाती है आपके जीवन से। या छोड़ने की मेहनत नहीं है, लेकिन अपनाने की बात है, इंटीग्रेट करने की बात है। सहज राजयोग इसीलिए कहा क्योंकि आप इसको ईजिली आपकी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं राइट। तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको कुछ अपनाना नहीं है, बट आपको जस्ट इंटीग्रेट करना है, और उस इंटीग्रेशन प्रोसेस में ही आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वही फिर आपको इजी राजयोगा का अनुभव देता है जी जी। बहुत अच्छा। और आप तो जैसे कि आपने बताया पहले से ही इंटेलेक्चुअल थे और साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपने भी इस ज्ञान को बहुत ही नापा है, तौला है, कसौटी पर रखा है और फिर एक्सेप्ट किया है और रिजल्ट तो हमारे सामने है। तो दीदी, जैसे आपने विश्वास की बात करी कि आपका विश्वास बहुत अटूट है, तो जो अध्यात्म में लोग उतरते हैं तो कभी ऐसे उनके साथ कोई घटना, दुर्घटना, कोई परिस्थिति ऐसी होती है जिस समय उनका विश्वास जो है वो डगमगा जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति चल रही है जहाँ उनका जो विश्वास है, जो निश्चय है, वो हलचल में है, तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ये एक्चुअली फेलियर से ही हम सीखते हैं जी। अगर आप फेल हुए हैं और आपको ड्रामा पर जैसे संदेह हुआ या बाबा के ऊपर डाउट हुआ और उस डाउट के चलते आपने बाबा से मान लो झगड़ा भी कर लिया, आपने रो भी लिया, आपने उसको चिल्ला भी दिया, आपने उसको 4 बातें सुना भी दी, कंप्लेन भी कर दिया, लेकिन फिर जब आप नेक्स्ट डे मुरली सुनते हैं या आपका अमृत वेला करते हैं, कहीं ना कहीं आपको आपकी ऑनेस्टी की वजह से कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होती है और वो सिंसियरिटी, ऑनेस्टी की वजह से बाबा आपको फिर हेल्प करते हैं जी। उस डाउट को ओवरकम करने के लिए जी। तो डाउट आना इज़ नॉट रॉन्ग टेक्निकली, लेकिन आप उसको कितने जल्दी ओवरकम करके उसको फेथ में कन्वर्ट करते हैं और आप डाउट करे पर एक पॉइंट ऐसा आ जाना चाहिए आपकी लाइफ में कि फिर अभी देयर इज़ नो मार्जिन टू डाउट। स्टार्टिंग के 1 साल 2 साल मान लो, जो भी, आई डोंट नो, 6 मंथ्स आप डाउट कर सकते हैं जब आप फेल हो रहे हैं कि बाबा सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, आपकी बात हो रही नहीं, लेकिन ये आपका अनुभव इतना बढ़ जाना चाहिए बाबा के साथ कि एक पॉइंट आपकी लाइफ में ऐसा आता है जब आपको फील होता है कि बाबा नहीं सुन रहा है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है जी। अभी काम नहीं हो रहा है, दैट जस्ट मीन्स कि ही इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। ओके, वो कुछ कर रहा है पीछे बट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो कर रहा है अपना काम, मुझे उसको याद भी दिलाने की जरूरत नहीं है। उस लेवल तक फिर आपका फेथ बढ़ जाता है कि फिर डाउट आने की मार्जिन नहीं होती है। तो विपत्तियों को पार करके करते ही आप उस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो हमारा विश्वास जो डगमगा रहा था, लेकिन वो और स्ट्रांग हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि उस फेथ आपने समझो वो पॉइंट पर आप आ गए कि अभी मुझे 100% फेथ है बाबा पर जी।
उसका मतलब ये नहीं कि आपके आगे टेस्ट पेपर्स नहीं आएंगे जी, या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आएंगी जी, लेकिन उसमें भी आपका फेथ बना रहे, इस बात की फिर आपको अपने आप को गारंटी देनी है कि कुछ भी हो जाए मेरा फेथ नहीं हिल सकता है। जी, जी, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम सभी को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर्स तो सभी के लाइफ में आते आते ही रहते हैं।